जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम सामाजिक विज्ञान का आपका जो एसएसटी होता है, सीटेट पेपर 2 के लिए। यहाँ पर आपका ये जनवरी 2024 का पेपर है भई, जो आपका जनवरी 2024 में पूछा गया था, वो पेपर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। ये पेपर हम भाई देखिए 2 पार्टों में डिस्कस करते हैं, 30-30 क्वेश्चन। तो आप पहले 30 क्वेश्चन आज करेंगे 31 से 60, और बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे हम दूसरे पार्ट में। ठीक है भाई? तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। आपका क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 31 क्या है? पहला ही कथन आपका अभी का कथन और कारण का है भाई, देखिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है ये आपका। अभिकथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए क्या है? 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग-अलग राज्यों में बाँटा गया। कारण आर, 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। ठीक है? अब आपने कथन ए और कारण आर पढ़ लिया। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन आपका, दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर जो आपका दोनों कथन है वो सही है। क्या कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए अलग अलग 2 राज्यों में बांटा था। ठीक है? तो आप एक गुजरात बना था, एक आपका उस समय क्या बना था भाई? महाराष्ट्र बना था। तो मराठी महाराष्ट्र के लिए, और आपका जो गुजराती थी वो गुजरात वाले लोगों के लिए, तो गुजरात बन गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है, 1960 में हुआ था ये। और 1966 में पंजाब का भी 2 राज्यों में विभाजन हुआ था, कि जो पंजाबी बोलते थे वो पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब दे दिया, और जो हरियाणवी या हिंदी बोलते थे उनको हरियाणा दे दिया। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है आपका। कारण आर भी सही है। ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि भाई इससे इसका कोई लेना देना, इसका कारण से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन दोनों के दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए भाई 32 क्या है आपका? लद्दाख के बारे में है। डैश डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अब किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ऑप्शन है आपका, ए भौगोलिक सामीप्य, बी धार्मिक समानता, सी समान भोजन, या डी भाषाई समानता। अब सही विकल्प का चयन करना है भाई। पहला ऑप्शन है ए बी और सी, दूसरा बी सी और डी, तीसरा ए बी और डी, चौथा ए बी सी और डी, यानी चारों। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, कि बी सी और डी। एक को छोड़ करके, भौगोलिक समीप्यता को छोड़ करके, बाकी धार्मिक समानता, समान भोजन और समान भाषाई समानता के लिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या है? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए? भाई जो 7वीं शताब्दी की प्रारंभ था, उसमें ऐसा कौन सा विचार था जिस पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे? पहला ऑप्शन है, केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। दूसरा, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। या चौथा, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। क्या कि जो सामाजिक विशेषाधिकार है किसी जन्म का परिणाम है। ये इस कथन पर विचार लोगों ने शुरू किया था, इस कथन पर जो सवाल उठाने शुरू किए थे 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 33 का ऑप्शन नंबर 4 होगा भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए भाई। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। ये क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? पहला ऑप्शन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा, सूर्य की ऊष्मा। तीसरा, पृथ्वी और चट्टानें और महासागर। चौथा, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, की जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आपका पृथ्वी जो चीजें होती हैं वो पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारा जो सामाजिक जीवन चल रहा है, क्रियाकलाप मानव जीवन चल रहा है, ये सभी चल रहा है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो बहुत समस्या आ जाएंगी। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों? चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए 35 भी कथन कारण का है भाई। अभी कथन ए पढ़िए क्या है, ए और कारण आर को पढ़िए। ये आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है। अभी कथन है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण आर, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। अभी कथन ए और कारण आर पढ़ लिया है आपने। अब निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुने। पहला, दोनों ए और आर सही है,
तथा आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा, दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए भाई, ऐसे कथनों में आपको सबसे पहले ये छांटना है कि अभी कथन ए सही है, दोनों कथन जो दिए हैं कथन और कारण, ये सही है या नहीं, उसके बाद व्याख्या पर जाना है ना। तो पहले आप ये छांटिए कि ये सही है या नहीं है, तो उसके बाद व्याख्या पर जाना है। तो देखिए, ये दोनों के दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। क्या कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, बिल्कुल सही है। शाहजहां के शासनकाल में बहुत ही इमारतों का निर्माण हुआ था, भव्य कला वास्तुकला थी जो चरम पर थी। और कारण आर क्या है, उसके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चल रहे थे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। ये भी बिल्कुल बात सही है। और देखिए, ये कारण इसकी व्याख्या भी करता है, आर ए की व्याख्या भी करता है, क्योंकि ये दोनों इसी से मिलते हैं कि इसी के कारण शाहजहां का मिला हुआ है ना, कि इसके कारण अनवरत निर्माण कार्य चल रहे थे और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, जिससे जो भव्य कला थी, वास्तुकला थी मुगल की, वो एक सुसंगत भव्य रूप में आई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि दोनों ए और आर बिल्कुल सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 35 का। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। जो हमारा सौर परिवार है भाई, वो किस खगोलीय पिंडों से बना है? पहला, नक्षत्र मंडल ग्रह सूर्य। दूसरा, उपग्रह ग्रह ध्रुव तारा। तीसरा, सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड। चौथा, ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह या सप्तऋषि। तो देखिए, जो हमारा सौर मंडल है वो बना हुआ है आपका सूर्य ग्रह उपग्रह और क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड जो होते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 हमारा 36 का बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए 37 क्या है, कथनों ए और बी को पढ़िए। कथन ए क्या है भाई? जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। अब देखिए, उसके संबंध में दिए गए हैं 2 कथन। अब दोनों कथनों में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला, ए तथा बी दोनों सही हैं। दूसरा, दोनों ए तथा बी दोनों गलत हैं। तीसरा, ए सही है किंतु बी गलत है। चौथा, ए गलत है किंतु बी सही है। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्या? ए तो सही है किंतु बी गलत है। यहाँ पर ए जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की। ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा ए सही है किंतु बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे भाई हम यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए भाई। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। भाई, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है उनमें जो रेल मार्ग पहले नहीं थे, अब विस्तृत निर्माण हो रहा है, विस्तृत रूप से रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं, तो उसका अति उपयुक्त कारण का चयन करना है। पहला, पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। दूसरा, पहाड़ महाक्षत्रिय हैं। तीसरा, पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। चौथा, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो देखिए भाई, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि इसे संभव करने के लिए जो हमारी उन्नत प्रौद्योगिकी है उसका विकास हुआ है, उसी के द्वारा यहाँ पर पहाड़ों में रेल मार्ग विस्तृत रूप दिया जा रहा है, विस्तृत रूप बनाए जा रहे हैं रेल मार्ग, जो पहाड़ों में अभी पहले नहीं बनाए जाते थे। उसमें उन्नत प्रौद्योगिकी का हमारा बहुत ही अहम योगदान है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 38 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए जी। कथनों ए तथा बी को पढ़ें। ए कथन, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बी, इस अकाल ने बंगाल में 1/3 आबादी खत्म हो गई। जो अकाल आया था, इससे बंगाल में जो 1/3 आबादी थी वो जो लगभग खत्म हो गई थी। 2 का स्टेटमेंट है आपके पास, दोनों में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला, दोनों ए तथा बी सही हैं। दूसरा, दोनों ए तथा बी गलत हैं। तीसरा, ए सही है किंतु बी गलत है। चौथा, ए गलत है किंतु बी सही है। तो देखिए, यहाँ पर आपका 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई जो 1770 में बंगाल में भयानक अकाल हुआ था, उसमें लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी क्या है, इस अकाल में बंगाल की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई थी, ये भी बात सही है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 39 का। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखते हैं भाई। 40 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। देखिए, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करता है जो कथन, उसका चयन करना है। पढ़े भाई। पहला है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। दूसरा, बी, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। सी, इस क्षेत्र में जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। डी, बेसिन क्षेत्र में लगभग विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है।
अब देखिए ABCD आपके पास 4 विकल्प हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है आपका ABC, दूसरा BCD, तीसरा ABD या चौथा AC और D। तो प्यारे साथियों 40 का आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 B, C और D। एक ए नहीं होगा भाई, इसमें शंकुधारी वन नहीं उगते हैं, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, सही बात है। ठीक है, इस क्षेत्र में जलवायु जो मुख्यतः मानसूनी है, यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती रहती है लगभग, ये भी सही बात है। और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं, ये भी सही बात है। तो बी, सी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए 41 क्या है, स्त्री पुरुष तुलना। भाई ये एक पुस्तक है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक ने की गई, किस सुधारक के द्वारा की गई थी। भाई ऐसे मतलब सीधा सीधे पूछा है कि स्त्री पुरुष जो नामक स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन आपका पहला पंडिता रमाबाई, दूसरा वीरेश लिंगम पंतुलु, सी तीसरा ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, चौथा है आपका EV रामास्वामी नायकर या पेरियार। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या ताराबाई शिंदे। जो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक है, इसकी लेखिका आपकी ताराबाई शिंदे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर वो सही होगा। 41 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। पढ़िए भाई 42 क्या है, गेहूं एवं जौ फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। भाई जो गेहूं और जो जौ उगाए जाते थे, ये फसल उगाई जाती थी, इस फसल उगाने का सबसे प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये पूछा आपसे। पहला गारो हिल्स, दूसरा मालाबार हिल्स, तीसरा सुलेमान और किरथार हिल्स या चौथा नीलगिरी हिल्स। तो देखिए ये मिले हैं आपके सुलेमान और किरथार हिल्स से। कहाँ से भाई, सुलेमान और किरथार हिल्स जो हैं वहां से आपके गेहूं और जौ फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। 42 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। देखिए भाई 43 है आपका अभिकथन और कारण का। चलिए भाई पढ़ते हैं 43 नंबर का अभिकथन। ए है आपका रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क आर क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। रूढ़िबद्ध धारणा जो होती हैं वो व्यक्ति में अनोखे गुणों को और कौशलों को देखने से रोकती हैं, क्योंकि आपने जो मन में धारणा बना रखी है, जो धारणा चली आ रही है, उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के खांचे में उसको जड़ देती है। हाँ भाई इसकी ऐसा ही है ये व्यक्ति, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है ए और आर दोनों का सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए भाई 43 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा कि ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। देखिए वे रूढ़िबद्ध धारणाएं ऐसे लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, रूढ़िबद्ध धारणाएं ऐसी तो होती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं वो एक तरह से कुएं के मेंढक की तरह होती हैं, रखती हैं कि जैसे एक धारणा बनी हुई है कि हाँ भाई ये ऐसा ही है, तो उसको अच्छे कामों से रोकती है। अरे नहीं तू तो ऐसा ही है, तू यही ठीक है, ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों, और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 43 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। अब 44 पढ़िए। देखिए आसान क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं। भाई वायुमंडल में सबसे अधिकांश दो गैसें पूछी हैं, कौन कौन सी हैं। पहला आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, चौथा ओजोन और हीलियम। तो बताइए भाई, ये तो आसान सा आंसर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन आपकी लगभग 78% होती है और ऑक्सीजन आपकी 21% के आसपास पाई जाती है। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वायुमंडल में गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका 45 की तरफ। चलिए भाई 45 पढ़ते हैं। क्या है आपका 45 नंबर का क्वेश्चन। कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। ए कथन है वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। बी वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। अब निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने भैया। पहला है दोनों ए तथा बी सही हैं। दूसरा दोनों ए तथा बी गलत हैं। तीसरा ए सही है किंतु बी गलत है। तो चौथा ए गलत है किंतु बी सही है। तो देखिए 45 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ए सही है किंतु बी गलत है। ए तो आपका सही है कि वेद समाज की स्थापना 1864 मद्रास में हुई थी, लेकिन वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ए सही है किंतु बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। 45 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। भाई 46 पढ़िए। क्या है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया।
जो भाई 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था, उसके संबंध में पूछा गया है कि इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी। उस समय 1929 के विधेयक के अनुसार जो आयु शादी की आयु थी वो क्रमशः कितनी कितनी थी। पहला 20 वर्ष तथा 18 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, तीसरा 21 वर्ष तथा 18 वर्ष, चौथा 17 वर्ष तथा 15 वर्ष। तो देखिए भाई वो थी उस समय आपकी जो आयु रखी गई थी 18 वर्ष और 16 वर्ष। कितनी रखी गई थी दोस्तों? 18 वर्ष और 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 46 का ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे कि उस समय जो पुरुष की थी वो 18 वर्ष थी और महिला की 16 वर्ष रखी गई थी। भाई ये 1929 के अधिनियम की बात हो रही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अब 47 पढ़ते हैं भाई। 47 क्या है? भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। भारत और बांग्लादेश जो हैं वो जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। जो पटसन की वृद्धि होती है उसको बल प्रदान करने वाले यहाँ पर कथन है कुछ, उनका चयन करना है। पहला ए है आपका, यह जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होता है। बी, इसे उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है। सी, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। या डी, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अब ABCD आपके पास 4 कथन है, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है आपका A, B, C सही है, दूसरा A, B और D सही है, तीसरा B, C, D सही है, या चौथा A, C और D सही है। देखिए भाई 47 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। A, B और D सही है। A, B और D सही है, जबकि C आपका स्टेटमेंट गलत होता है कि इसे निम्न तापमान निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो A, B और D बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए भाई, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? भाई जो हवा होती है, सड़क पर कोई सूखी पत्तियां गिरी हुई हैं तो उनको उड़ा देती है। तो पवन किस प्रकार बहती है, यह पूछा है। हवा किस प्रकार बहती है? पहला, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। दूसरा, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। तीसरा, संघनित वायु की गति। या चौथा, पौधे और जीव जंतुओं की गति। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 की उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। पवन कैसे बहती है, वायु कैसे बहती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 48 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होता है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भाई, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि? भाई जो पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका, यह स्थल रुद्ध है। दूसरा, यह महासागरों से घिरी है। तीसरा, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। चौथा, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। तो देखिए वो इसलिए अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। कैसे होता है? दोपहर का सूर्य जो होता है वो ठीक सिर के ठीक ऊपर होता है, तो इसलिए वो अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। 49 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए भाई। क्या है? 50वां क्वेश्चन, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। भाई ग्लोब होता है, उस पर खींची गई ये वाली अक्षांश और ये आपकी देशांतर होती हैं, तो ये देशांतर अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो ये अक्षांश और देशांतर होते हैं, किस उद्देश्य को पूरा करते हैं? पहला, ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए। भाई ऐसा कि ग्लोब पर डिजाइन गिरी कर दीजिए अच्छा लगेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। दूसरा, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए कि ग्लोब सुंदर लगेगा भाई इससे। या चौथा, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। ठीक है, तो ये है आपका भाई पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। किस लिए होती हैं ये? पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 50 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए 51 क्या है भाई आपका क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये क्या था भाई आपका? HSRA जो था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं पूछा है तो नहीं में जवाब देना हमको, है ना। तो सही विकल्प का चयन करना है। पहला, शहीद भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इनकी स्थापना की थी। दूसरा, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। तीसरा, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। चौथा, HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की
हत्या की थी। अब देखिए यहाँ पर सही नहीं पूछा है ना, आपको 3 सही है लेकिन एक गलत है तो वो गलत ही छाँटना है हमको। तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर 3 है भाई, क्या 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये हुई थी 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत था, तो यही हमें छाँटना था। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। 51 का ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे 52 की तरफ। देखिए भाई 52 क्या कह रहा है आपसे, अभिकथन और कारण आर को पढ़िए भाई। 52 नंबर, अभिकथन ए, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। ये जो महालवारी बंदोबस्त थी इसकी शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। कारण आर, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। अब निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए भाई 52 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। देखिए स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ये था आपका 52, 53 पढ़ते हैं भाई। चलिए भाई 53 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। ऐसा कौन सा कथन है इनमें से वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में जो सहायता करता है। ए, संसाधनों की खपत को घटाना। बी, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि। सी, संसाधनों का पुनः चक्रण। या डी, वस्तुओं का पुनः उपयोग। अब ए बी सी डी आपके पास 4 कथन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आपका भाई विकल्प ए सी और डी, दूसरा ए बी सी, तीसरा बी सी डी, या चौथा ए बी और डी। तो प्यारे साथियों 53 का आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर पहला, ए सी और डी आपके यहाँ पर स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही जवाब होता है। 53 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति में हमें किसके बारे में जानकारी देती है। भाई जो पेरिया पूर्णम है एक तमिल कृति है, ये हमें किसके बारे में जानकारी देती है, ये पूछा है। पहला है आपका राजाओं और रानियों के बारे में। दूसरा, विद्वानों और कवियों के बारे में। तीसरा, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। या चौथा, सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। तो देखिए ये जो कृति है आपकी तमिल कृति है, ये हमें जानकारी देती है ऑप्शन नंबर 3 कि साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। इसके बारे में भाई, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 क्या है भाई, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। भाई कोई वस्तु अथवा पदार्थ है वो संसाधन कब बनती है, संसाधन कब कहलाती है, वो ये पूछा है। पहला, शुद्धिकरण। दूसरा, उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता। तीसरा, निष्कर्षण। या चौथा, वस्तु की खोज। तो देखिए जो किसी चीज या वस्तु होती है उसको पदार्थ को संसाधन कब बनाती है, वो उसकी उपयोगिता और प्रायोज्यता पर, यानी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी पर को होती है, वो बनाती है उसको संसाधन। तो 55 का ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। 56 है भाई आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए भाई पढ़ते हैं यहाँ से। हाँ 56 पढ़िए भाई। अरे क्या गया, सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकंड। हाँ भाई पढ़िए 56 पढ़िए भाई। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। जो प्रेरी है वो विश्व का धान्यागार कहलाता है। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। जो इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं उत्पादन होता है उसमें सहायक परिस्थितियां जो होती हैं उनका चुनाव करना है कि भाई वो गेहूं के उत्पादन में सहायक जो परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ए, यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। बी, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। सी, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। या डी, इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। अब सही विकल्प का चयन करना है। पहला, ए तथा बी सही है। दूसरा, बी और सी सही है। तीसरा, ए और डी सही है। या चौथा, बी और सी और डी सही है। तो देखिए भाई 56 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। कौन सा, बी और सी सही है। बी कौन सा भाई, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। 56 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। देखिए 57 क्या है,
हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। जो हमारा पृथ्वी है उसका वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? पहला मानचित्र, दूसरा उपग्रह से प्राप्त चित्र, तीसरा रग्बी गेंद या चौथा ग्लोब। तो देखिए भाई ये थोड़ा आसानी क्वेश्चन था, तो ये तो सभी कर लेंगे। क्या होता है भाई? ग्लोब होता है ना। जो ग्लोब ही तो होता है उससे हम वास्तविक निरूपक प्रतिरूप होता है एक तरह से कि हाँ भाई पृथ्वी ऐसी है, इस तरह अक्षांश रेखाएं, इस तरह इसकी देशांतर रेखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ग्लोब जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। 57 का ऑप्शन नंबर 4 सही है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 देखिए फिर से अभिकथन और कारण का आ गया भाई। चलिए भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अभिकथन ए पढ़िए भाई क्या है? जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। कि भाई जो जनजाति होती हैं उनकी सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, उनकी भाषा, संगीत ये सभी बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। कारणार जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनें। पहला, दोनों ए और आर सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए ये 52 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। 58 का ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहते हैं? भाई जो बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं ना, भोजन के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, तो उनको क्या कहा जाता है? पहला, आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। दूसरा, संचरणीय बीमारियां कहते हैं। तीसरा, उपार्जित बीमारियां कहते हैं। या चौथा, जन्मजात बीमारियां कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उनको कहते हैं आपका संचरणीय बीमारियां। क्या कहते हैं? संचारणीय बीमारियां, यानी कम्युनिकेबल डिसीज जो होती हैं, कम्युनिकेशन से आपके आसपास से फैलती हैं, तो कम्युनिकेबल डिसीज या आपकी संचारणीय बीमारियां कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 60। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? अभिकथन ए तथा आर को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 60। अभिकथन ए है आपका, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारणार वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ये वही दादा भाई नौरोजी के संबंध में कथन दिए गए हैं, इनको बताना है आपको, सही विकल्प चुनना है इसमें से। पहला है आपका, दोनों ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा, दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए ए तो गलत है कि कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, बने थे भाई, और लेकिन जो आपका कथन आर है वो बिल्कुल सही है कि वे एक व्यवसायी प्रचारक थे और लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश सदस्य के संसद के सदस्य भी रहे थे वो। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ये था आपका जनवरी 2024 में पूछा गया एसएसटी का पेपर। इसका पार्ट 1 करा दिया हमने, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब पार्ट 2 आपका कल आएगा भाई, कल भी आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ये वीडियो भी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।